नेशनल दस्तक की बहुजन पावर की सीरीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं महेश चंद्रा जी। महेश चंद्रा जी का यूपी के झांसी से ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं महेश चंद्रा जी से ये सवाल जानना चाहूँगा कि अगर मोटे तौर पर महेश चंद्रा जी को आम लोग जानने की कोशिश करें, पहचानने की कोशिश करें, तो महेश चंद्रा को लोग कैसे जानें, कैसे पहचानें? जी, सबसे पहले तो मैं जुबेर खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नेशनल दस्तक की टीम को। और रही बात मेरी, तो मैं महेश चंद्रा, मुझे लोग बाबा साहब के मिशन का एक सिपाही समझें। और इसी क्रम में मैं बहुजन समाज के पीड़ित, शोषित और जो वंचित हैं, जो बहुत दूर गांव में रहते हैं, उनको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिल पाती है जिससे वो आगे नौकरियों में आए। तो मेरा उद्देश्य है कि उनको मैं सिटी में, क्योंकि कोचिंगें सिटी में होती हैं, तो उनको मैं सिटी में ये सुविधा मुहैया कराऊं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, बहुजन समाज के SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुजन समाज का, बाबा साहब के मिशन का एक सिपाही समझा जाए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता। जी, तो महेश चंद्रा जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि SC ST OBC और माइनॉरिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेधावी जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनके लिए आप कोचिंग क्लासेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आपको अंबेडकर जी का एक मिशन का सिपाही अगर समझा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। क्या मैं सही हूँ? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं बाबा साहब के मिशन का एक सिपाही हूँ। जी, तो महेश चंद्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जो ये कोचिंग क्लासेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये किसी संगठन के तहत आप शुरू करेंगे या फिर अपने इंडिविजुअल बिहाफ पे आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हैं? जी, मैं भारतीय बहुजन संगठन का अध्यक्ष हूँ। जी, और भारतीय बहुजन संगठन में एम्प्लॉइज़ और गैर एम्प्लॉइज़ भी हैं। जो पूरी टीम हमारी जो है, ऐसे मेधावी, गरीब मेधावी बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देती है और साथ ही बाबा साहब के मिशन का काम भी करती है। अच्छा, बाबा साहब के जो मिशन है उसकी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। बाबा साहब का मिशन SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए ही है या फिर तमाम जातियों के लिए है, तमाम समुदायों के लिए है, तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए है, या फिर सिर्फ SC ST OBC या माइनॉरिटी तक सीमित है? क्या कहेंगे आप? मैं इस संबंध में ये कहूँगा कि SC ST OBC जो समुदाय है, उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए। और बाबा साहब का अगर हम कहें तो बाबा साहब ने तो सभी के लिए किया है, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो। अपर कास्ट के लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी। और बाबा साहब तो आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट हैं। तो इसलिए बाबा साहब का योगदान इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत है। इसलिए ये बाबा साहब के बारे में अगर कहें तो बाबा साहब सबके लिए हैं जी। और SC ST OBC उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबा साहब के मिशन को पूरा करें जी। अच्छा महेश चंद्रा जी, मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी इस टीम में, इस पूरे जो आपका एक दायरा बढ़ रहा है, आपका एक रेंज जो है वो वाइड हो रही है, तो इस पूरी टीम में कितने और सदस्य आपके साथ काम कर रहे हैं इसको लेकर? मैंने ये जो शुरू किया है, ये 6 दिसंबर 2014 से शुरू किया जी। और 2014 में मात्र 6 लोगों के साथ मैंने ये काम शुरू किया। और आज मैं जो है 1000 से ऊपर का लक्ष्य प्राप्त कर चुका हूँ, जिसमें मेरे पास 1000 लोग जो है इस टीम में हैं। अच्छा जी जी। और ये करीब करीब सिर्फ झांसी में नहीं है, मेरी टीम में दिल्ली में भी हैं जी, आपका बुंदेलखंड में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र से भी सदस्य हैं। तो इस तरह हमने जो है काफ़ी कुछ काम किया है। और बाबा साहब के इस प्रचार प्रसार में हमारा एक बहुजन युग कैलेंडर भी निकलता है सर जी, जो हम निःशुल्क जो है अपने लोगों को बांटते हैं, जिसमें बाबा साहब के और महापुरुषों के चरित्र के बारे में बताया जाता है। अच्छा। बाबा साहब ने कब किस डेट में क्या किया है, वो सब उस कैलेंडर में समाहित होता है। तो वो भी हम लोग जो है प्रति वर्ष निकालते हैं। पिछले वर्ष मैंने निकाला था, इस बार पुनः जो है 2018 में द्वितीय संस्करण भी निकल आपके हाथ में आएगा जी। अच्छा महेश जी, आपने अभी बताया कि आपकी जो स्ट्रेंथ है फिलहाल बच्चों की वो लगभग 1000 के पार है, तो आप बच्चों की नहीं सर जी, बच्चों की नहीं, जो मेरे जो है वर्कर्स हैं भारतीय बहुजन संगठन के। अच्छा। बच्चों की तो मैंने पिछले साल जो है 25 बच्चों का एक बैच निकाला था जी,
जिनको कोचिंग दी थी, और इस बार मैंने मेरा लक्ष्य 50 बच्चों का है, तो वो कोचिंग शुरू हो गई है। जी। तो आपके संगठन में कुल मिलाकर लगभग 1000 लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही, 1000 लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने अभी बताया कि 25 छात्रों को आपने आखिरी साल में निकाला है कामयाब करके, तो रहमानी 30 के नाम से, सुपर 30 के नाम से एक चल रहा है मुंबई में, एक सुपर 30 के नाम से बिहार में चल रहा है, लंबे समय से एक संगठन चल रहा है, और वो भी मेधावी छात्रों को IIT और मेडिकल प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करवाते हैं। तो क्या समझा जाए कि आपका जो ये मिशन है उससे रिलेट कर रहा है, या ये बिल्कुल हटकर कोई चीज़ नहीं आई है? देखिए, इस तरह की जो कोचिंग्स लोग चलाते हैं, कई संस्थाएं चलाती हैं, तो मैं समझता हूं कि वो वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, वो लोगों का वेलफेयर करती हैं और अच्छा भी है, वो उनका अपना विज़न है। पर मेरा विज़न ये है कि हम वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, हम मिशनरी सोसाइटी हैं। मिशनरी सोसाइटी होने के नाते हम उन बच्चों को बहुत सारी ऐसी बाबा साहब के मिशन से संबंधित ट्रेनिंग देते हैं। जी, तो ये उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल के बाबा साहब के मिशन के एक सिपाही बनेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं क्योंकि मैं उनको निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ उनको श्रामनेर शिविर और जो है ध्यान शिविर और आपका जो है धम्म यात्रा, ये सब निःशुल्क कराता हूँ। तो इसको कराने का लक्ष्य ये है कि वो आगे चल के बाबा साहब को प्रॉपरली समझ सके। जब वो बाबा साहब को प्रॉपरली समझेगा तभी बाबा साहब के मिशन का काम करेगा ना। तो हमें भीम नर्सरी लगाने की ज़रूरत है। तो हम जो है इन युवाओं को जो है बाबा साहब के मिशन से भी रूबरू कराते हैं, और वो जो है ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल के वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो आपको लगता है रमेश जी कि ये जो आप मिशन लेके चल पड़े हैं आगे की ओर, और आपके इसी सिर्फ एक कोचिंग के दायरे से बाबा साहब का मिशन कंप्लीट हो जाएगा? जैसे अभी आपने कहा भी है कि भीम नर्सरी के रूप में हम कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं, या जहन आपने बना लिया इस बात को लेकर कि भीम नर्सरी के रूप में हम कोई नई चीज़ एस्टेब्लिश करेंगे, और उसमें तमाम वो चीज़ें शामिल की जाएंगी जिसमें बाबा साहब का एक इंस्पिरेशन उनके लिए मिले तमाम लोगों के लिए। हाँ, और उसमें बाबा साहब से कंसर्न जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां हों या फिर उनका वो पास्ट हो जिसको लोग समझकर और जानकर अपने ज़िंदगी में, जीवन में उतार कर नया कुछ कर सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं? भीम जो नर्सरी है उससे आपका असल में मतलब क्या है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ भीम नर्सरी लगाने से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। हम उन एम्प्लॉयज़ में और उन जो है मज़दूरों, किसानों में भी हम पहुंचना चाहते हैं। और बाबा साहब का मिशन कैसे कंप्लीट होगा, जो आपने ये प्रश्न किया, तो मैं ये मानता हूं कि अभी तक जो इतने वर्षों से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, बाबा साहब का जो सपना था उसको लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने का सिर्फ एक कारण है। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब ने तो इस देश को लोकतंत्र दिया है, लेकिन हमारे जो राजनीतिक दल हैं और हमारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें कोई लोकतंत्र नहीं है। तो जब डेमोक्रेसी हम बाबा साहब से सीखते हैं तो क्यों हम अपनी संस्थाओं में डेमोक्रेसी लागू करते? तो मेरा ये लक्ष्य भी है कि मैं स्टेट में और सेंट्रल में, मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि मैं बाबा साहब के मिशन को लेकर स्टेट में और सेंट्रल में मेंबर काउंसिल तैयार करूं। स्टेट में और सेंट्रल में मेंबर काउंसिल तैयार करने का है, क्योंकि मेंबर काउंसिल नहीं होने से हम नायक पूजा की ओर बढ़ गए, और जब हम नायक पूजा की ओर बढ़ गए, आपने भी देखा होगा तथागत बुद्ध ने जो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि कहा। बुद्ध से बड़ी तो कोई जो है इतनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी है नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध ने भी संघं शरणं गच्छामि कह दिया, संघ को श्रेष्ठ माना। और यहाँ हम क्या करते हैं, हम नायक पूजा करने लगते हैं। नायक पूजा भी ठीक है कि किसी व्यक्ति का अगर जो है व्यक्तित्व इतना अच्छा है तो हमें उस व्यक्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तित्व स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम जो है एक व्यक्ति के ऊपर आधारित हो जाएंगे और हमारा दुश्मन अगर उस एक व्यक्ति को डैमेज कर देगा तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। फिर सिस्टम को खड़े होने में जो है फिर उतना ही वक्त लगता है जितना हमारे महापुरुषों को लगा। तो जब हम अगर मान लो हमने 30 और 50 साल पहले वो चीज़ शुरू की थी तो वहीं के वहीं आके फिर खड़े हो जाते हैं। और अगर हम मेंबर काउंसिल रखेंगे दोस्तों, तो मेंबर काउंसिल रखने पर एक आदमी को कोई खरीद सकता है,
एक आदमी का कोई की हत्या कर सकता है, उसको जो है उसकी खरीद फरोख्त करने के साथ उसको दबा भी सकता है, किसी भी तरह डैमेज कर सकता है। पर जब मेंबर काउंसिल होगी तो जैसे मानवर साहब ने भी कहा है कि एक कांसीराम अगर नहीं होगा तो हजारों कांसीराम होंगे। हजारों कांसीराम का मतलब है कि हमने हजारों कांसीराम जैसी लीडरशिप तैयार कर दी। तो इसीलिए अगर हम मेंबर काउंसिल स्टेट में बनाएंगे और मेंबर काउंसिल अगर हम सेंट्रल में बनाएंगे तो कभी भी ये नायक पूजा नहीं होगी जी। और अगर हम ऐसा कर सके तो इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि हमने संघीय प्रणाली डेवलप कर ली, और संघीय प्रणाली डेवलप नहीं होने से ही आज ये समस्याओं का सामना बहुजन आंदोलन को करना पड़ रहा है। ये जो बहुजन आंदोलन है, जो डैमेज हो रहा है, वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम लोग जो है मेंबर काउंसिल तैयार नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय बहुजन संगठन इस दिशा में काम कर रहा है कि आने वाले समय में आपको मेंबर काउंसिल इन स्टेट होगी, मेंबर काउंसिल इन सेंट्रल होगी जी। तो महेश चंद्रा जी, इसका मतलब ये समझा जाए कि आपकी जो सोच है वो व्यापक है और वो देशव्यापी सोच है, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आप उसको फैलाना चाहते हैं, और पूरे मिशन को आप इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि पूरे देश के तमाम जो ज़िले हैं, गांव देहात हैं, प्रदेश हैं, तमाम जगह आप अपने मिशन को, अम्बेडकर साहब का जो मिशन है उसको आप कामयाबी के द्वारा एक मूर्त रूप में साबित कर सकें। तो अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल मेरा ये भी आपसे है कि बीते दिनों चंद्रशेखर के नाम से दिल्ली के ही जंतर मंतर पर भीम आर्मी के रूप में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ इस बात को लेकर कि दलितों के साथ में, ख़ासतौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह की सामाजिक कृतियाँ हो रही हैं, उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, और वो तमाम चीज़ें जो सालों से, सदियों से चली आ रही हैं, वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि सिर्फ जैसे आप अपने संगठन को चला रहे हैं, चंद्रशेखर जी अपने संगठन को चला रहे हैं, मायावती जी अपने संगठन को चला रही हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं रामदास अठावले, वो अपने एक मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये डिवाइड हो रहा है सब कुछ? ये अगर एक साथ सब मिलकर किसी एजेंडे के तहत काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा? क्या ख्याल आपका? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समझ लिया कि मैं क्या चाहता हूँ जी। जैसा कि आपने कहा है, मेरी बात को आप समझ रहे हैं। दूसरा, आपने चंद्रशेखर जी के लिए जो कहा है, तो चंद्रशेखर जैसी लीडरशिप जो है इमैच्योर लीडरशिप है। अचानक कोई लीडरशिप आपके सामने आ जाए और जैसी आएगी वैसी चली भी जाएगी, क्योंकि आप अगर बैकग्राउंड में देखेंगे तो बैकग्राउंड में चंद्रशेखर थे नहीं, और एकदम से कोई लीडरशिप बहुजन आंदोलन में आ रही है, तो मैं पूर्णतः तो ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई इसमें किसी की साजिश भी है या कोई इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं चंद्रशेखर को खुद लीडर नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वो जो है प्रोजेक्टेड है। और दूसरे जैसे आठवले जी और दूसरे लोगों को आपने कहा, ये उनका मिशन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आप मेरे बारे में कह रहे हैं, ये मेरा मिशन नहीं है। मैं फिर बार बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं देश में जो है मेंबर काउंसिल तैयार कर रहा हूँ, तो महेश चंद्रा का मिशन नहीं है ये, और महेश चंद्रा का मिशन होना भी नहीं चाहिए। ये मिशन बहुजनों का है, और जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के मिशन का इसको आप नकारात्मक भी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा है कि अपने बीवी बच्चे पालो, बढ़िया है, अच्छा है। बाबा साहब का नाम लेना बंद कर दो। अगर बाबा साहब का नाम ले रहे हो तो ईमानदारी से लो। मिशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो ईमानदारी से मिशन शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आप कौन कह रहा कि आप काम करो? तो अनट्रेंड लीडरशिप जो है वो नुकसान पैदा करती है, और ये नुकसान हमारे इस जो है आंदोलन में इस दौरान आपने देखा होगा, जो आपने अभी कहा है जंतर मंतर का, बार बार आपने उदाहरण दिया। बार बार जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं हम। बार बार जंतर मंतर पे पहुंचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। तो अगर मजबूत होना है तो आप तैयारी के साथ आइए ना। तो तैयारी करने के लिए आपको किसने रोका है? इसी दिशा में मेरा ये काम है जुबेर जी। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मूवमेंट और मिशन कैसे चलाया जाता है, और मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को समझें।
अच्छा महेश जी, मैं आपको भी मैं अप्रिशिएट ही करूंगा कि अंबेडकर के मिशन को, अंबेडकर की सोच को कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनकी सोच की हर आदमी वकालत करेगा, हिमायत करेगा, कोई शक नहीं इस बात में। लेकिन कई बार देखने में आता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कुछ मुसलमान लोग मानते हैं कि वो हमारा लीडर है, उनकी सोच के हिसाब से मुसलमान उसको अडोप्ट कर लेते हैं। अंबेडकर को कुछ दलित समाज के लोग अडोप्ट कर लेते हैं। और वल्लभ भाई पटेल का भी यही सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को कुछ ऐसी विचारधारा के लोग अडोप्ट एक तरीके से कर लेते हैं कि ठीक है वो हमारी जैसी सोच के थे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बड़ी लीडरशिप का जब हम ख्याल दिमाग में लाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हम चूक जाते हैं इस बात को लेकर कि उन लोगों का वो जो हमारे बीच में अब नहीं है इस दुनिया से, उनकी रुखसती एक तरीके से हो गई है, उनका ये मिशन नहीं था, बल्कि उनका मिशन ये था कि वो तमाम जातियों को, तमाम समुदायों को, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित और तमाम पिछड़ी जातियां भी शामिल थी, उनको लेकर चला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आपने मेंबर काउंसिल का भी जिक्र किया कि मेंबर काउंसिल आप देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पे या गांव स्तर पर उसका एक एस्टैब्लिशमेंट की आप कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसमें आपकी मेंबर काउंसिल में सिर्फ दलितों को जगह मिलेगी या सिर्फ बाकी धर्मों को या बाकी अति पिछड़े, अति दलितों को भी कोई जगह की मिलने की संभावना है? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये मेंबर काउंसिल सिस्टम है और संघीय प्रणाली हम डेवलप कर रहे हैं इस बहुजन आंदोलन में। तो उसमें तो जो हमारा मेंबर बनेगा, मेंबर एक निश्चित राशि से बनता है, तो जो उसको हमने एक टारगेट दे रखा है, अगर वो टारगेट अचीव करता है तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो मनोनीत सिस्टम नहीं है। आप अपनी मेहनत से जितना काम करेंगे उतना आप जो है मेंबर बनेंगे। स्टेट में मेंबर बनने के लिए एक हमारी पात्रता है, उस पात्रता को आप पूरा करेंगे ऑटोमेटिकली। ये सिस्टम महेश ने जरूर शुरू किया है। जुबेर जी जिस दिन इससे जुड़ जाएंगे, जुबेर जी को महेश भी नहीं रोक पाएंगे। तो जब हम किसी को रोक नहीं पाएंगे, किसी के बाधा नहीं बन पाएंगे, तो वो अपनी योग्यता से आएगा, अपनी योग्यता से वो मेंबर काउंसिल बन रहा है। तो इसमें वो एससी का भी हो सकता है, एससी की किसी भी उपजाति का भी हो सकता है, और बैकवर्ड का हो सकता है, बैकवर्ड की भी किसी उपजाति का हो सकता है, माइनॉरिटीज़ का भी हो सकता है, माइनॉरिटीज़ में भी कई धर्म है। तो इसलिए इसमें जो है टोटल बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया है तो बहुजन ही रहेगा, और मेंबर काउंसिल कोई भी आदमी बन सकता है अपनी पात्रताओं से। बहुजन समाज में आपके हिसाब से कौन आता है? क्या है बहुजन समाज की? एक व्यापक डेफिनेशन है, एक बहुत बड़ी व्यापक परिभाषा उसकी है। बहुजन समाज का मतलब आपका क्या है? बहुत बड़ी आबादी अभी भी बहुजन समाज को नहीं समझ पाई है। बहुत बड़ी गलतफहमी अभी भी लोगों के दिमागों में इस बात को लेकर है कि सही मायनों में बहुजन समाज समझा किसको जाए। देखिए, इस देश में जो मूल निवासी है वो बहुजन है जी, और ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया है कि आर्यन जो है ईरान, मध्य एशिया से आए। तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो बहुजन है, और वो आज भी 85% से ज़्यादा, कई राज्यों में तो हम 96% भी हैं। तो 85% से ज़्यादा मूल निवासी यहाँ पर भारत में है, और भारत का वो मूल निवासी है, इस हिसाब से वो हकदार है शासन प्रशासन में, लेकिन वो जीरो है। 15% जिनको हम आर्यन कहते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आजकल सत्ता जो भोग रहे हैं या 60-70 सालों से जो सत्ता का एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो मूल निवासी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है जी। जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं वो चेहरे बदल के भोग रहे हैं। कभी वो कांग्रेस के चेहरे होते हैं तो कभी बीजेपी के चेहरे हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं चेहरों में कुछ दलित चेहरे भी शामिल होते हैं। जब तक आप देखते हैं कि चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट हो, मायावती का अगर हम देख लें तो बहुत हमारे पास उदाहरण मिल जाएंगे इस बात को। और अभी भी हम अगर एक बड़ी मिसाल देखें रामदास अठावले के रूप में, वो अभी भी एनडीए के एक सदस्य के रूप में है और मंत्री भी हैं बाकायदा। तो ये भी एक बड़ा इशू नहीं है? आपको लगता है कि जब दलित समाज की एक हर जगह एक शमूलियत है, हर जगह उनका एक रोल है, और अभी आप बीते दिनों अगर देखें रामनाथ कोविंद को जिस तरीके से बीजेपी ने प्रेसिडेंट पद के लिए प्रोजेक्ट किया और प्रेसिडेंट बन भी गए इनफैक्ट, तो आपको नहीं लगता है कि सब कुछ
सब जगह सही है, कांग्रेस पार्टी में भी है दलित जो एक पार्टिसिपेशन होता है और बीजेपी में भी है, या आपको नहीं लगता कि सिर्फ बीएसपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही एक नहीं है इस बात के लिए प्लेटफॉर्म के सिर्फ वही लोग हैं जिनको हमें वोट करना चाहिए, या सिर्फ यही लोगों को, इन्हीं लोगों को हक है दलित लीडरशिप का, माइनॉरिटीज़ का, SC ST OBC की राजनीति करने का, किसी और को नहीं है? जी देखिए, यदि आप जो है बाबा साहब का जो संघर्ष देखेंगे 24 सितंबर 1932 जब पूना पैक्ट हुआ जी, तो ये जो आप श्रृंखला बता रहे हैं कांग्रेस में या बीजेपी में SC लीडर्स की, तो ये उसकी उपज है जिसको मानवर कांसीराम साहब ने अपने टाइम में चमचा युग भी कहा है जी। ये चमचा ये चल रहा है, चमचा युग चल रहा है और इससे हम लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इतनी अन्याय अत्याचार की घटना आपके सामने आ रही है, लेकिन वो जो हमारे चुनकर लोग जा रहे हैं तो वो उसमें सिर्फ गुलाम की भूमिका निभा रहे हैं, और वो गुलाम की भूमिका निभाएंगे भी, उनके पास कोई ताकत है नहीं। इसको मानवर साहब ने कहा भी है कि अन्य दलों में हमारे लोगों की जो ताकत है वो एक जानवर की पूंछ की तरह हो, तो पूंछ कितनी भी लंबी हो जाए ताकतवर थोड़ी होती है, तो हमारे लोगों की स्थिति सेम वैसे ही है। इसलिए वो बहुजन समाज के लीडर तो है नहीं जी। आपने राष्ट्रपति पद की बात कही है, तो आज वो महामहिम है और अब उनके बारे में कोई बात कहना उचित नहीं होगा जी, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, आज़ादी के बाद आपको नहीं लगता कि आज़ादी के बाद अंबेडकर की मृत्यु के बाद में मायावती ने वो मकाम दलित राजनीति में या दलित लीडरशिप में या दलित समाज में हासिल किया है जिसको दूसरा अभी तक कोई हासिल नहीं कर पाया है? लेकिन अभी बीते दिनों संसद में जिस तरीके से, जिस सलीके से मायावती ने इस्तीफ़ा दिया इस बात को लेकर कि दलितों की बात को मुझे कहने नहीं दिया जा रहा है, और जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे संसद भवन में भेजी गई हूँ एक समाज द्वारा, उस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं मिल पा रही है, और उनका इस्तीफ़ा देना क्या ये राजनीति है या फिर उन्होंने ये सही कदम उठाया है? मायावती के लिए आपका स्टैंड क्या है? मैं समझता हूँ कि आज अगर साहब होते और ये प्रश्न आप अगर साहब से कर रहे होते तो साहब मुझे लगता है कि ऐसा ही जवाब देते कि राज्यसभा और लोकसभा में बोलने के लिए हमें संख्या बल की आवश्यकता होती है, और अगर हम संख्या बल से जाएंगे तो हमें समय भी मिलेगा। तो इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें संख्या बल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक मोटा सवाल, बड़ा सवाल अगर मैं पूछूं, दलित समाज के जहन में भी ये सवाल होता है बार बार, अगर ऐसा कोई मौका मिल जाए कि प्रधानमंत्री के रूप में हम मायावती को देख लें, तो या प्रधानमंत्री के रूप में हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले को देख लें, तो क्या ये दलित समाज की, दलित लीडरशिप की सही चीज़ रहेगी, सही एक पिक्चर सामने आ सकती है अगर मायावती देश की प्राइम मिनिस्टर बनती है तो? बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये सिर्फ मायावती जी के लिए नहीं और सिर्फ बहुजनों के लिए नहीं, इस देश में, इस देश की जो आम आवाज़ है, जो दबी हुई आवाज़ है, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रही होंगी और एक बड़ा बदलाव होगा इस देश में। तब हम कहेंगे कि हम अमेरिका की श्रेणी में खड़े हैं, जापान की श्रेणी में खड़े हैं। प्रधानमंत्री बनना इस देश में किसी दलित का बड़ा चेंज है इस देश की राजनीति में। तो अगर हम ये बात कहें कि मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इस देश में फिर हम कह सकते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में आज महेश चंद्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से चलकर आए हैं और अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, दलित समाज के बारे में, SC ST माइनॉरिटी OBC के बारे में एक व्यापक चर्चा के लिए उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकाला। इसके लिए हम उनका दोबारा आभार व्यक्त करते हैं। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं जुबैर खान, नेशनल दस्तक के लिए।